नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरजी सीए ज्ञान के ऊपर। हम लोग कर रहे थे एनपीओ चैप्टर एंड उसके अंदर हमने अभी तक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझा था कि कैसे ये बनाया जाता है और इसका क्या पर्पस होता है बनाने के टाइम पे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को मैंने बताया था कि ये जो है ये एक समराइज्ड फॉर्म होता है कैश अकाउंट की। तो क्या एनपीओ को, कोई एनपीओ ट्रस्ट अगर है वो अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है तो क्या उसे कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत होती है या नहीं होती है? होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि कैश की जो सिंगल ट्रांजैक्शंस होती हैं या फिर मैं कहूँ एवरी ट्रांजैक्शन, वो रिकॉर्ड करना भी जरूरी होता है, सिर्फ समरी होने से कुछ नहीं होता। तो समरी बनाने के लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का यूज किया जाता है। वहीं पर एक जो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़े, एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग जो करते हैं ट्रस्ट या फिर एनपीओ, वो लोग कैश अकाउंट के अंदर ही करते हैं। कैश बुक एक बनाई जाती है जिसके अंदर लिखा जाता है डेबिट साइड में कि कितना पैसा कहाँ से आया, और क्रेडिट साइड में लिखा जाता है कि कितना पैसा कहाँ गया, किस डेट को गया, ये तक भी मेंशन करना पड़ता है। तो ये था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट हम अभी बनाने की अभी नहीं बना रहे हैं। बैलेंस शीट अभी थोड़े से टॉपिक जो भी एनपीओ के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जब मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा, उनके ऊपर थोड़े से सम्स मैं आपको करवा दूंगा, उसके बाद में हम लोग बैलेंस शीट की तरफ अपना मुंह मोड़ेंगे एंड उसके बाद में ही बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट जब बनेगी तो वहां पर आपको या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होगा विद विद एडजस्टमेंट्स, या फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि बहुत कॉमन पैटर्न है सीबीएसई का एग्जाम में क्वेश्चन देने का, वो होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया होगा फुल फ्लैज, उसके साथ में आपको एडजस्टमेंट्स दी गई होंगी एंड आपको पूछा गया होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं एंड साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने के लिए भी कहा जाएगा क्वेश्चन के अंदर। एनपीओ चैप्टर के अंदर आपके जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम हैं। आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेशन या फिर बैलेंस शीट बनाना या इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना, ये वाले क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इन्हीं की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे क्लास के अंदर, जिससे कि हमारा एग्जाम ओरिएंटेड एक अप्रोच बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दो टर्म्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपको समझा देता हूँ। उसके बाद में एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही एक एडजस्टमेंट की तरह आएगा वो किसी बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमको करना जरूरी है, समझना जरूरी है। समझ नहीं पाओगे तब तक उसको कर नहीं पाओगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दो ये डेफिनेशन मान लो या फिर ये वर्ड मान लो। दो वर्ड है लेगेसी डोनेशन। तो लेगेसी डोनेशन क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं दिया गया हो तो आप कंफ्यूज ना कर जाएं। लेगेसी डोनेशन होता है जब कोई पर्सन अपनी विल के अंदर, विल आप समझ रहे होगे, कोई पर्सन जैसे बहुत एजिड हो गए, अब उनको लग रहा है कि उनके पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है जीने के लिए, तो वो लोग अपने विल बना देते हैं जिसमें लिख देते हैं कि उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो संपत्ति है वो किसको जाएगी। या तो वो अपने लीगल हायर्स यानी अपने बेटे बेटियों को दे देते हैं, या फिर वो किसी ट्रस्ट को डोनेट भी कर सकते हैं अगर उनकी फैमिली नहीं है, या फिर वो चाहते हैं कि मैं ट्रस्ट को डोनेट करूंगा ही करूंगा। तो वो वाली जो डोनेशन होती है वो लीगेसी डोनेशन होती है। अब विल के अंदर अगर कुछ स्पेसिफिकली कहा जाए, विल के अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया हो कि ये वाली डोनेशन बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर सड़क बनाने के लिए यूज की जाएगी, तो इस वाले लीगेसी डोनेशन को हम कहेंगे स्पेसिफिक लेगेसी डोनेशन। और अगर ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं दी गई है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है हमारे पास, तो उस वाले डोनेशन को कहा जाएगा जनरल डोनेशन।
जनरल डोनेशन कहा जाएगा, जनरल लेगेसी डोनेशन। तो लेगेसी का मतलब समझ में आ गया, जब कोई पर्सन अपनी विल में लिख के चला जाता है कि मेरी संपत्ति इस ट्रस्ट को डोनेट कर दी जाएगी, और अगर उस विल के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये वाली डोनेशन किस पर्पस के लिए यूज की जाएगी, तो उस वाली डोनेशन को हम बोलते हैं स्पेसिफिक लेगेसी डोनेशन। और अगर अपनी विल के अंदर वो कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं लिख के गए हैं उस फंड के यूज के लिए, तो वहां पर आप उसे जनरल लेगेसी डोनेशन बोलेंगे। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जो कंफ्यूजिंग होती हैं बच्चे के लिए, वो मैं आपको साथ ही साथ क्लियर करता जाऊंगा क्वेश्चंस के अंदर। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन बहुत बार आपको सुनने को पढ़ने को मिलेगा एनपीओ चैप्टर के अंदर। जब एनपीओ की क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन इनकम दिखाई देगी। अब ये सब्सक्रिप्शन इनकम क्या होती है? जब कोई ट्रस्ट कुछ सर्विसेज ऑफर करते हैं और लेकिन वो जनरल पब्लिक को ऑफर ना करके अपने मेंबर्स को ही ऑफर करते हैं, तो वहां पर वो उन मेंबर से एक फीस चार्ज करते हैं। वो फीस मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, 6 मंथली भी हो सकती है, या फिर आपकी ईयरली भी हो सकती है। तो वो जो फीस होती है वो इनकम की तरह होती है ट्रस्ट के लिए। ट्रस्ट उसको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखता है। और लेकिन इसके अंदर होता है कि सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर से रिलेटेड भी अभी मिल सकता है या एडवांस में भी मिल सकता है। तो जो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट हमें रिसीव अभी हो रही है, तो वो इनकम लास्ट ईयर की थी, इस साल में उसको लेस कर दिया जाएगा टोटल रिसीट अमाउंट में से। और जो एडवांस में रिसीव हुई है अगले साल की, उसे भी लेस कर देंगे क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। इसका मतलब इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, दोनों साइड सिर्फ वही अमाउंट्स ली जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड है। चाहे उनकी पेमेंट की गई हो, चाहे उनकी पेमेंट आई हो, ना आई हो, ना की गई हो, तब भी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखे जाएंगे क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। अगर वो अगले साल से या फिर जो साल बीत गया उस साल से रिलेटेड है और उनकी पेमेंट इस ईयर में की जा रही है, तब भी वो वाली अमाउंट्स हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं रिकॉर्ड किया करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा था कि एक एडजस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइप से भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो चलिए फिर पढ़ते हैं एंड इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? जब भी कोई अकाउंट अधूरा लिखा गया हो, उसकी सभी डिटेल्स ना हो और वो बैलेंसिंग ना की गई हो उस अकाउंट की। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजैक्शन लिखी गई है, सब्सक्रिप्शंस 1 लाख रुपए की रिसीट हुई है हमको। रिसीट साइड में हमको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख के सब्सक्रिप्शंस की रिसीट दी गई है और वो बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, ना ही दोनों साइड्स मैच हो रही है, ना ही दोनों साइड्स मैच हो रही है, तब भी इसीलिए इसको एक्सट्रैक्ट बोला जाता है कि किसी पार्टिकुलर अकाउंट से कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना जो हमारे काम की है। जैसे यहाँ पर हमारे काम की डिटेल थी सब्सक्रिप्शंस की, जो इनकम है उसकी कितनी अमाउंट रिसीव हुई है करंट ईयर में। तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमको एक्सट्रैक्ट अमाउंट ही दी गई है, एक्सट्रैक्ट अमाउंट दी गई है। तो चलिए 1 लाख रुपए टोटल अमाउंट रिसीव किया है हमने इस साल में 2022 के अंदर, टोटल अमाउंट। और किस चीज से रिलेटेड है ये है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है टोटल अमाउंट जो हमने 31 मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिसीव किया है, यानी हमारे बैंक में आया है या फिर हमें कैश की फॉर्म में मिला है। सब्सक्रिप्शन उसके बाद में दिया गया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो अमाउंट ड्यू तो हो गई, यानी करंट ईयर्स फॉर एग्जांपल
अप्रैल मंथ की सर्विसेज तो प्रोवाइड करवा दी ट्रस्ट ने, लेकिन ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अभी अपनी मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन फीस पे नहीं की है ट्रस्ट को, तो वो आउटस्टैंडिंग की फॉर्म में रहेगा। एंड यहाँ पर जो अमाउंट रिसीवेबल होती है, और रिसीवेबल अमाउंट को अगर आउटस्टैंडिंग लिखा गया है तो वो एसेट की तरह होती है। आप आउटस्टैंडिंग वर्ड देख के इसको लाइबिलिटी की तरह मत समझना, एसेट की तरह ट्रीट की जाती है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एसेट है। 31 मार्च 2021 पिछले साल के एंड पे, पिछले साल जब बैलेंस शीट बनी उसके अंदर 20,000 रुपए की एसेट थी। इस बार जब क्लोज हुआ फाइनेंशियल ईयर तो 40,000 की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। तो ये पिछले साल से रिलेटेड था जो कि रिसीव नहीं हुआ, यानी कि ये इस बार इस अमाउंट के अंदर हमको रिसीव हुआ होगा। 20,000 ये पिछले साल से रिलेटेड हमको अभी रिसीव हुआ होगा इस अमाउंट के अंदर, तो ये हम लेस कर देंगे। यहाँ पर 1,00,000 में से 20,000 रुपये लेस कर देंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल का 31 मार्च 2021 का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो हमको करंट ईयर में रिसीव हुआ होगा। और करंट ईयर में अगर रिसीव हुआ है यानी ये पिछले साल से रिलेटेड है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जा सकता। तो टोटल हमको वो वाली सब्सक्रिप्शन की अमाउंट निकालनी है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है हमको। एडजस्टमेंट हम यही कर रहे हैं कि जैसे जो 20,000 रुपए की 31 मार्च 2021 से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन की अमाउंट हमें अभी रिसीव हुई है वो हम लेस कर देंगे, क्योंकि वो पिछले साल से रिलेटेड है। सेम एज द केस में 40,000 जो अमाउंट है ये आउटस्टैंडिंग रह गई इस साल के एंड में, यानी कि ये रिसीव नहीं हुई, लेकिन ये करंट ईयर से रिलेटेड है, तो ये हम इस अमाउंट में ऐड कर देंगे। 1,00,000 रुपया हमको मिला, उसमें से 20,000 रुपया ऐसा मिला जो पिछले साल का है, तो वो हमने लेस कर दिया। 40,000 रुपये की डिटेल ऐसी दी गई है जो करंट ईयर की इनकम है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, यानी इस अमाउंट के अंदर वो हमको रिसीव नहीं हुई है, तो हमने उसको क्या किया, ऐड कर दिया, जिससे कि हम वो अमाउंट कैलकुलेट कर पाए जो अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट करना है। अब जो एडवांस में मिल गई थी पिछली साल, जो एडवांस में मिल गई थी वहां पर ये लाइबिलिटी की तरह काम कर रही है, क्योंकि लोगों ने हमको एडवांस में अगर पैसा दे दिया तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, और हमारे लिए लाइबिलिटी है तो वो पिछले साल जो एडवांस दिया गया होगा 30,000 रुपये, तो वो करंट ईयर से रिलेटेड दिया गया होगा, यानी कि वो 31 मार्च 2022 से रिलेटेड दिया गया होगा, इसलिए इस अमाउंट को मैं ऐड कर दूंगा 1,00,000 के अंदर। ये पैसा पिछले ईयर में एडवांस दे दिया गया था, यानी इस साल जो 1,00,000 रुपया रिसीव हुआ है इस अमाउंट के अंदर ये अमाउंट एडेड नहीं है 30,000 वाली। क्यों? क्योंकि ये वाली अमाउंट एडवांस में रिसीव हो चुकी थी 31 मार्च 2021 को, यानी पिछले साल ही मिल चुकी थी, करंट ईयर से रिलेटेड थी, इसीलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। और ये वाली एडवांस इस बार मिली है, यानी कि इसमें एडिड है, हमको लेस करना है। क्यों? क्योंकि ये एडवांस है अगले साल के लिए, जो अगले साल के लिए एडवांस है उसको लेस कर देंगे। जो पिछले साल एडवांस मिल गया था करंट ईयर के लिए उसको हम ऐड कर देंगे। तो चलिए, बस ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड, 1,00,000 रुपये रिसीव हुआ था। उसके बाद में अब आपको दो चीज़ें ऐड करनी है। एक तो ये वाली अमाउंट जो कि करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग रह गई, लेकिन करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन रिसीव नहीं हुई, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2022, 40,000 ऐड। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल में जो एडवांस मिल गया था 21 में, वो भी ऐड होगा। एडवांस 31 मार्च 2021 में जो एडवांस मिल गया था, उसके बाद में
बाकी दोनों अमाउंट्स को लेस कर दी जाएगी। 20,000 क्योंकि ये पिछले साल से रिलेटेड थी, अभी मिली है, इसको लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट 31 मार्च 21, 20,000। और ये वाला 20,000 भी लेस कर दिया जाएगा क्योंकि एडवांस में मिला है अगले साल के अंदर, इस साल में मिला है अगले साल के लिए। सब्सक्रिप्शन एडवांस, चले चले 1,30,000 जो अमाउंट आ गई, ये वो वाली अमाउंट है जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखनी है। तो ये था तरीका कैलकुलेट करने का। जब आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया हो तो वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट मिली है, टोटल अमाउंट, वो पता लग जाएगी। साथ ही में ये वाली एडजस्टमेंट से आप एडजस्ट कर सकते हो कि कौन सी अमाउंट एडवांस मिल चुकी थी पिछले साल और इस साल भी मिली है, तो अकॉर्डिंगली आपको आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस अमाउंट्स की एडजस्टमेंट करना है। और आप सब्सक्रिप्शन की जो क्रेडिट, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अमाउंट डालना है वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे इस तरीके से। सेम एज द केस में अगर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने को बोल दिया जाए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने को बोल दिया जाए, तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी वो हमारे लिए एसेट है, तो टू बैलेंस, टू सब्सक्रिप्शन और बाय सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जो एसेट होती है उसका बैलेंस डेबिट होता है, बाय सब्सक्रिप्शन एंड बाय एडवांस ओपनिंग बैलेंस टू एडवांस। यहाँ पर आप ये वाले अमाउंट्स डाल सकते हो। 20,000 एडवांस था और सब्सक्रिप्शन की जो आउटस्टैंडिंग थी पिछली बार वो भी 20,000 थी। बाय एडवांस 40 और 30। यहाँ पे बाय बैंक आपका 1,00,000 रुपए से पैसा आ गया। ये बाय बैंक क्रेडिट साइड में क्यों आया है, क्योंकि जब आपको पैसा रिसीव हुआ होगा तो जर्नल एंट्री पास की गई होगी बैंक डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो 1,00,000 रुपए इसलिए मैंने बाय बाय साइड में लिखा है 1,00,000। और ये वाली जो अमाउंट आएगी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पर जो बैलेंस आएगा 1,30,000 का वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने को बोला जाए तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब लास्ट पे पूछे कि बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी बना दो, कि आप कैसे बनाएंगे, तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट आप बना सकते हैं। सब्सक्रिप्शन एडवांस अगर आपको मिला हुआ है वो आपके लिए लायबिलिटी है, जो कि आपको 20,000 रुपये का मिला हुआ है। आई गेस 20,000 रुपये का एडवांस मिला है, 40,000 का आउटस्टैंडिंग है, तो आप 40,000 लिख दो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 40,000, बस ये आपका बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट हो गया। तो ये था एक बेसिक सा क्वेश्चन एनपीओ का। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, समझाने में टाइम लगता है, लेकिन करने में उतना टाइम नहीं लगेगा एक बार अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बैलेंस शीट में एक एडजस्टमेंट की तरह पूछा जाता है। तो हो सकता है आपको सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीट एंड पेमेंट में दे दें, उसके बाद में कैलकुलेट करने को कहा जाए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा सब्सक्रिप्शन अमाउंट का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एंड यूं ही देखते रहिए इन वीडियोज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।